घड़ी की सुइयां रात के 2 बजा रही थी। अचानक राजेश की आँख खुली। कानों में माँ के खांसने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। राजेश का मन हुआ एक बार जाकर माँ को देख आए। जैसे ही उठकर जाने को हुआ, हाथ से टकराकर फूलदान नीचे गिर गया। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? फूलदान गिरने की आवाज़ से पत्नी नीता की आँख खुल गई थी। कुछ नहीं, माँ को देखकर आता हूँ। इतनी रात को भी खांसने की आवाज़ आ रही है। ये माजी बीना पूरा दिन बिस्तर तोड़ती रहती है और रात को खास कर सबकी नींद खराब करती रहती है। इतनी सर्दी में कहाँ जाओगे अभी? सुबह देख लेना, कहकर नीता सो गई। राजेश भी उसकी बात से सहमत हो सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर में नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। सब सो रहे थे, बस एक माँ ही जाग रही थी। खांसी के मारे उनका बुरा हाल था। सुबह के 9 बज रहे थे। राजेश ऑफिस जाने के लिए निकलने ही वाला था। तभी नौकर राजू ने आकर कहा, साहब माँ जी आपको बुला रही है। नाश्ता भी नहीं कर रही, कह रही है कि अपने साहब को बुलाओ, वो आएगा तभी नाश्ता करूँगा। ये माँ बिना, वो खिज उठा। झुंझलाते हुए माँ के कमरे में पहुँचा। माँ की खांसी अभी भी जारी थी। उसे देखते ही झुर्रियों से भरे हाथों को उसकी ओर बढ़ाते हुए अपने पास आने का इशारा करने लगी। क्या है माँ? मेरे पास बैठने का समय नहीं है। ऑफिस जाने में देरी हो रही है। जल्दी बोलो, क्यों बुलाया मुझे? वो बेटा सर्दी बहुत बढ़ गई है। तुझे तो पता है मुझे अस्थमा की शिकायत है। ये रजाई तेरे बाबूजी के ज़माने की है, पुरानी हो गई है। इसमें मुझे ठंड लगती है बेटा, एक नई रजाई तो ला दे। राजेश ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि पीछे से नीता का स्वर सुनाई दिया। वाह वाह, नई रजाई ला दो। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? इस महीने कितना खर्चा हो गया है और ऊपर से आपको नई रजाई चाहिए। अगर इतनी ही ज़रूरत है रजाई की तो जो खजाना आपने अपने बक्से में छुपा रखा है उसी से खरीद लाइए, कहकर वो बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली गई। राजेश बोला, माँ इस महीने काफ़ी खर्चा हो चुका है, अगले महीने देखता हूँ कुछ हो पाया तो। अगर जल्दी है तो अपने बक्से में जो जमा धन है उसी में से कुछ पैसे दे दो, मैं ले आऊँगा, कहकर वो कमरे से निकल गया। माँ बेचारी अपना समूह लेकर पुरानी रजाई में गठरी सी बनी सो गई। रमाकांत और उनकी पत्नी सुशीला का विवाह हुए 10 साल हो चुके थे, लेकिन सुशीला की गोद अभी तक सूनी थी। हर तरीके का इलाज, व्रत मन्नत सब कुछ करने के बाद ईश्वर की कृपा हुई और 10 साल बाद भगवान ने उन्हें एक बेटा दिया। बच्चे के आने के बाद दोनों पति पत्नी का जीवन खुशियों से भर गया। रमाकांत जी गांव के स्कूल में अध्यापक थे। स्कूल भी दान दाताओं द्वारा खोला गया था, अतः उनकी आमदनी कम ही थी। फिर भी दोनों पति पत्नी खुद कम में चला लेते, लेकिन बेटे की सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं रखते। बेटा, जिसका नाम उन्होंने राजेश रखा था, पढ़ने में बड़ा होशियार निकला। उसकी सफलता देखकर दोनों पति पत्नी फूले नहीं समाते थे। 12वीं कक्षा में अच्छे अंक लाने के बाद राजेश का इंजीनियरिंग के लिए चयन हो गया और पढ़ने के लिए शहर चला गया। रमाकांत जी ने उसकी पढ़ाई के खर्च में कोई कमी नहीं आने दी, बल्कि पति पत्नी दोनों ने कागज के लिफाफे बनाने का काम भी शुरू कर दिया ताकि कमाई का जरिया और बढ़ जाए। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। राजेश अब इंजीनियर बन चुका था और शहर में उसकी अच्छी नौकरी भी लग गई थी, लेकिन उसका मन अब गांव में नहीं लगता। जब भी आता 2-3 दिन में ही बहाना बनाकर वापस लौट जाता। माता पिता का मन बहुत दुखता कि बेटे के साथ वक्त नहीं बिता पाते, लेकिन शायद उसे छुट्टी नहीं मिलती, ये सोचकर मन को मना लेते। राजेश आता भले ही कम, लेकिन हर महीने पैसे जरूर भेजता। जब भी उसका मनी ऑर्डर आता, रमाकांत जी का सीना गर्व से फूल जाता। सुशीला और रमाकांत जी अब राजेश के विवाह के लिए लड़की ढूंढने लगे थे। इसी बीच एक दिन अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के घर आ गया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं आया था, साथ में एक लड़की भी थी। सुशीला और रमाकांत जी दोनों कुछ बोलते उससे पहले ही राजेश बोला, माँ बाबूजी, ये नीता है, मेरे साथ ही पढ़ती थी, हम नौकरी भी एक साथ करते हैं।
मैं और नीता एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करने का फैसला कर चुके हैं। नीता के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर है, बस आपकी सहमति लेने आए हैं। दोनों पति पत्नी हैरान एक दूसरे को देखते रह गए। बेटा, तुम दोनों सफर करके आए हो, पहले आराम कर लो, फिर बात करते हैं, कहकर सुशीला जी चाय बनाने चली गई। रमाकांत जी भी उनके पीछे हो लिए। थोड़ी देर बाद उन्होंने राजेश को आवाज लगाई, बेटा जरा आना। राजेश उठ कर गया। कौन है ये लड़की, जात क्या है इसकी, अचानक कैसे इसे अपनी बहू बना लूं? सुशीला जी बोली, माँ ये भी हमारी तरह साधारण परिवार से है। पिछले 7 सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, ये क्या काफ़ी नहीं है? रही बात जात की, तो वो हमारी जात की नहीं है, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने फैसला कर लिया है, नीता ही मेरी जीवन संगिनी बनेगी। माँ बाप दोनों समझ गए कि बेटा मानने वाला नहीं है। दोनों ने बेमन से रजामंदी दे दी। शहर में बेटे की शादी धूमधाम से कर दी गई। शादी के 2 दिन बाद ही रमाकांत और सुशीला दोनों गांव वापस आ गई। उनका मन जो नहीं लगा वहां। कुछ ही महीनों में रमाकांत जी रिटायर हो गए। अनुदान से चल रहे स्कूल में पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था। दोनों का खर्चा बेटे के भेजे हुए पैसों से ही चलने लगा। लेकिन कुछ समय पूरे पैसे भेजने के बाद राजेश ने कम पैसे भेजने शुरू कर दिए। रमाकांत जी के कहने पर उसने खर्चा बढ़ जाने का बहाना बना दिया, लेकिन कुछ समय बाद उसने रुपये भेजने ही बंद कर दिए। रमाकांत जी ने उससे बात की तो बोला महंगाई बढ़ गई है, उसका खुद का खर्चा निकलना मुश्किल हो गया है, ऐसे में उन्हें पैसे भेजना संभव नहीं। खर्च निकालने के लिए रमाकांत जी ने आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। खाली समय में दोनों पति पत्नी कागज के लिफाफे बनाते और उसे जो आमदनी होती उससे उनका घर खर्च निकल जाता। लेकिन फिर भी उन्हें राजेश से कोई शिकायत नहीं थी। समय गुजर रहा था कि अचानक एक दिन दिल का दौरा पड़ने से रमाकांत जी ईश्वर को प्यारे हो गए। गांव वालों ने तुरंत बेटे राजेश को फोन करवाया। बेटा बहू आई और अंतिम संस्कार की विधि पूरी की। सुशीला जी की तो पूरी दुनिया ही हिल गई थी, वो जैसे जड़ हो गई थी। बहू छुट्टी नहीं मिलने का बहाना बनाकर 2 दिन में ही शहर वापस चली गई। राजेश ने भी जैसे तैसे 12 दिन पूरे किए और शहर जाने की बात करने लगा। सुशीला जी बिलक पड़ी, बेटा यहाँ अब मेरा है ही कौन? क्या तेरे बाबूजी के जाने के बाद एकदम अकेली पड़ जाऊंगी यहाँ? फिर ये घर भी तो अपना नहीं है, ठाकुर साहब ने दया करके हमेशा रहने के लिए दे रखा है। अब तू और बहू ही मेरी दुनिया हो, तुम्हारे साथ ही बाकी जिंदगी बिता लेने दे बेटा, मुझे भी अपने साथ शहर ले चल। राजेश माँ को ले जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं क्या सोच कर बोला, ठीक है माँ, बांधो सामान। माँ सामान बांधने में जुट गई। एक लोहे का बक्सा जिस पर लोहे का बड़ा सा ताला लटक रहा था, एक कपड़ों की गठरी, एक रजाई, ये था माँ का सामान। 5 घंटे का सफर तय करके माँ बेटा दोनों शहर पहुँच गई। पति के साथ सास को आया देखकर नीता को जरा भी खुशी नहीं हुई, लेकिन राजेश ने उसे समझाया कि माँ का हमारे सिवा है ही कौन, यहाँ रहेगी तो घर के काम में हाथ बटा दिया करेगी। नीता राजेश की बात से सहमत हो गई। वैसे भी उसे रसोई के काम के लिए एक नौकरानी की जरूरत लगी रहती थी। आते ही माँ जी को उसने रसोई के काम में लगा दिया। बेटा बहू तो ऑफिस चले जाते, उनके नाश्ते से लेकर लंच और डिनर तक सब तैयार करने की जिम्मेदारी माँ जी की होती। इस उम्र में इतना सारा काम सुशीला जी के लिए काफ़ी मुश्किल होता, लेकिन बेटा बहू की खुशी के लिए सब कर लेती। एक दिन नीता ने राजेश से पूछा, राजेश ये माँ जी के बक्से में क्या है? हमेशा इसे ताला लगा कर रखती है और चाबी हमेशा खुद के पल्लू से बांध कर रखती है। कौन सा खजाना छुपा रखा है तुम्हारी माँ ने इस बक्से में? पता नहीं, पिताजी के पास तो धन था नहीं और मेरे दादाजी भी गरीब किसान ही थे। हाँ, मेरे नाना जी के पास काफ़ी पैसा था और माँ को भी उन्होंने शादी में कुछ गहने और एक जोड़ी जड़ाऊ कंगन दिए थे, जिन्हें माँ कभी कभी वार त्योहार पहना करती थी। शायद वही गहने और कंगन हो इस बक्से में। राजेश बोला, बस फिर क्या था,
उसी दिन से नीता का मन उन गहनों को पाने के लिए ललायत हो उठा, लेकिन माजी थी कि एक पल के लिए भी चाबी को खुद से अलग नहीं करती और बक्से का ताला भी हमेशा अकेले में ही खोलती। कई बार नीता ने माजी से बक्से और गहनों के बारे में पूछा भी, लेकिन वो हमेशा इस बात को टाल जाती। गहनों के लिए नीता की लालसा बढ़ती ही जा रही थी। साथ ही माजी के साथ उसका व्यवहार भी बद से बदतर होता जा रहा था। सर्दियां आ चुकी थी। माजी को अस्थमा की शिकायत थी और सर्दियों में उनकी तकलीफ और भी बढ़ गई थी। वो पूरे दिन खांसती रहती। इस कारण बेटा बहू ने उन्हें बाहर नौकरों के कमरे में शिफ्ट कर दिया। टूटी हुई खिड़कियों से आने वाली बर्फीली हवाओं का सामना करने के लिए उनके पास सिर्फ एक पुरानी रजाई थी, जिसे वो अपने साथ लाई थी। पूरे दिन उसी कमरे में पड़ी खांसती रहती। बेटा बहू को उनके पास आने की फुर्सत नहीं थी। नौकर के हाथों सबके खाने के बाद बचा हुआ नाश्ता और खाना बेच दिया जाता था, जिसे वे मजबूरीवश पानी के साथ गटकती थी। एक दो बार उन्होंने बहू से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो वो उन पर भड़क उठी। बोली, इतना धन इस बक्से में छुपा रखा है और हर चीज हमसे मांगती रहती हैं। अपना खजाना निकालिए और जो मंगाना चाहे मंगा लीजिए। हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है आपकी फिजूल मांगों को पूरा करने के लिए। उस दिन के बाद सुशीला जी ने बहू से कुछ भी कहना बंद कर दिया, लेकिन उस रात सर्दी के कारण उसकी हड्डियां तक कांपने लगी तो उन्होंने बेटे को बुलाकर नई रजाई लाने को कहा, लेकिन उसने भी मां को खर्च का बहाना करके टाल दिया। मौसम का पारा गिरता जा रहा था। सर्दी कहर ढा रही थी और सुशीला जी अपनी उस पुरानी रजाई में गठरी की तरह सुकड़ के पड़ी रहती। खांसी के मारे उनका बुरा हाल था, लेकिन किसी के पास फुर्सत नहीं थी उन्हें संभालने की। हर दिन की तरह उस दिन पता नहीं क्यों माँ के कमरे से खांसने की आवाज़ नहीं आ रही थी। नौकर नाश्ता लेकर गया, लेकिन दौड़ता हुआ वापस लौटा। साहब साहब, माजी उठ नहीं रही है, पूरा शरीर ठंडा पड़ा है, आप चलिए देखिए। बेटा बहू दौड़कर कमरे में पहुंचे। देखा तो माँ एकदम शांत हो चुकी थी। फटाफट डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेक किया। माँ अब संसार में नहीं थी। राजेश दुखी होता उससे पहले ही नीता उसके कंधे पर हाथ रख कर बोली, ज्यादा दुखी मत हो, उनकी उम्र हो गई थी। इतना कहकर उसने माजी के पल्लू से बंधी बक्से की चाबी निकाल ली। कम से कम माँ के 12 दिन तो निपट जाने दो, वैसे भी अब सब कुछ हमारा ही तो है। तुम ठीक कहते हो, नीता ने हामी भरी। जैसे तैसे 12 दिन गुजर गए। घर आए सारे मेहमान जा चुके थे। माँ के पीछे के सारे कर्मकांड भी पूरे हो चुके थे। दोनों पति पत्नी माँ के कमरे में आए और राजेश ने चाबी से बक्से का ताला खोला। नीता का दिल गहनों को पाने के लिए बेसब्र हो रहा था। बक्सा खुलते ही एक दो पुराने कपड़ों के बीच उन्हें लाल कपड़े में लिपटा एक डब्बा दिखाई दिया। उसे देखकर दोनों पति पत्नी की आंखों में चमक आ गई। राजेश ने फौरन उस लाल कपड़े को हटाकर डब्बा खोला, लेकिन ये क्या, डब्बे में तो कुछ कागजों के सिवाय कुछ नहीं था। निराश होकर उसने उन कागजों को देखना शुरू किया। गांव के सुनार की दुकान की रसीदें थी, जिसमें कुछ गहनों और उन जड़ाऊ कंगनों को 5 लाख रुपए में बेचने का ब्यौरा दे रखा था। राजेश का मन गुस्से से भर उठा। माँ बाबूजी ने इतने कीमती गहने बेच दिए, लेकिन वे पैसे गए कहाँ? सोचते हुए उसने बाकी कागजों को देखना शुरू किया। ये भी कुछ रसीदें थी, उसके इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भरने की। सब कुछ मिलाकर कुल 6 लाख रुपए फीस जमा कराई गई थी। वो सोचने लगा, गहने तो 5 लाख में बिके, फिर ये 1 लाख और कहाँ से आए? तभी उसे एक और रसीद दिखाई दी, जिसमें एक मंगलसूत्र बेचने का ब्यौरा था 1 लाख रुपए में। राजेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। माँ ने उसकी पढ़ाई के लिए अपना मंगलसूत्र तक बेच दिया था। उसका सर चकराने लगा, लेकिन नीता ने उसे पीछे हटाते हुए खुद बाकी का बक्सा देखने लगी। नीचे एक थैली में कुछ सामान था, शायद इसमें कुछ मिल जाए। सोचकर उसने थैली को जांचना शुरू किया। सबसे पहले लोहे का एक डब्बा उसके हाथ लगा, जिसे हिलाने पर कुछ भारी आवाजें आ रही थी। खोलते ही उसमें से कुछ गोल मटोल चिकने पत्थर निकलकर जमीन पर बिखर गए।
उसे याद आया, ये तो वही पत्थर थे जिन्हें वो अक्सर नदी किनारे से चुन कर लाता और इसी लोहे की डब्बी में जमा करता था, जिसे वो अपना खजाना कहकर दोस्तों को बड़ी शान से दिखाया करता था। बचपन की सारी घटनाएं राजेश की आंखों के सामने घूमने लगी। कैसे माँ बाबूजी उस पर अपनी जान छिड़कते थे। माँ हर पल उसे अपने सीने से लगाए उसकी हर जिद को पूरा किया करती थी। बाबूजी उसे अपनी आंखों का तारा कहते थे। पूरे मोहल्ले में सबसे कीमती कपड़े और खिलौने उसके पास हुआ करते थे, जिन्हें लाने के लिए माँ बाबूजी ना जाने कितने दिन आधे पेट भोजन करते थे। आंसुओं का एक सैलाब राजेश की आंखों से उमड़ रहा था। नीता के हाथ भी अब कांपने लगे थे। फिर भी हिम्मत करके उसने बाकी सामान निकाल कर राजेश के सामने रखना शुरू किया। राजेश की पसंदीदा खिलौना बंदूक, उसकी पसंद का वो पीला शर्ट, उसके हाथ के बनाए टेढ़े मेढ़े चित्रों से भरी कॉपी, उसकी माँ और बाबूजी की कुछ पुरानी तस्वीरें, टूटी पेंसिलें और उसके बचपन से जुड़ी कई सारी छोटी मोटी चीज़ें। माँ ने ये सब कुछ जो का त्यों संभाल कर रखा था। माँ का खजाना राजेश के सामने बिखरा पड़ा था। उसे लग रहा था कि उसकी दिमाग की नसें फट जाएंगी। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। एक एक करके बीते हुए सारे दृश्य उसके मानस पटल पर घूमने लगे। माँ माँ, वो चीख कर उठा और वही माँ के बिस्तर पर लुढ़क गया। तभी टूटी हुई खिड़की से हवा का झोंका आया और ना जाने कहां से माँ की फटी हुई साड़ी के पल्लू ने उसे अपने आगोश में ले लिया। माँ शायद आज भी उसे रोने नहीं देना चाहती थी। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी यह दर्द भरी कहानी पसंद आई होगी। आप भी अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।